मैं विनोद कुमार सिंह मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा की ओर से हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रगतिवाद की चर्चा पर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो गया हूँ। मित्रों, आप सबका जो अध्ययन है वो ऑनलाइन के माध्यम से जारी है। आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरोना के इस दौर में जब मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने टीका लगवाई है, बहुत कम लोगों ने डबल वैक्सीन का प्रयोग किया है, इसे देखते हुए देश में अभी भी संकट का समय माना जाना चाहिए। इसलिए सुरक्षा ही अभी बचाव है। आप मास्क लगाएं। तो आप कह सकते हैं कि वीडियो में आप तो नहीं लगाए सर। तो इसका रीज़न है कि मैं घर में हूँ, मतलब घर में हूँ तो लोगों से 2 गज की दूरी पे हूँ, ऑटोमेटिक, अपने फैमिली से भी। और आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त क्या है कि बाहर से आने वाले को नहवाया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, बहुत तरह का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। अभी मनुष्य एक दूसरे से बड़ा दूर है, लेकिन ये दूरी शारीरिक होनी चाहिए, दिलों की दूरी न हो, मन में मनभेद न हो जाए, इसका पूरा ख्याल होना चाहिए। क्योंकि मतभेद चलेगा, जब मतभेद हो जाएगा तो वो हल किया जा सकता है, लेकिन मनभेद हो गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मनभेद को बचा कर रखना है कि न होने पाए। कोरोना के इस संकट में मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताज़ा खाना खाएं, स्वस्थ रहें, नहाएं, साबुन का प्रयोग करें, हाथ हमेशा धोते रहें। किसी भी प्रकार का कुछ भी सेवन करने से पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लें, मुंह को अच्छे से साफ कर लें, इसके बाद सेवन करें। क्योंकि एक भी वायरस अगर आपसे टच किया तो नतीजा क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, टेलीविज़न में देख रहे होंगे, रेडियो में सुन रहे होंगे, इत्यादि 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 पर आपको जानकारी मिल रही होगी। और मोबाइल तो आजकल बहुत अच्छा साधन है। ऑनलाइन सिस्टम से आप जानते हैं कि पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा है। मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज प्रगतिवाद, अब कोरोना पर ज़्यादा विशेष बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बातें बहुत लोग कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर रणबीर कर रहे हैं लगातार। आप देख रहे होंगे कि बिहार के डॉक्टर भी इस पर बातचीत कर रहे हैं। नीलेश बहुत ज़्यादा बातचीत किए हैं, बहुत बातचीत चल रही है इस पर। तो आप सब जानते हैं, मैं इस पर विशेष समय नहीं आपका लूँगा। मैं सीधे सीधे विषय पे आ रहा हूँ। और विषय हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम लोगों ने देखा है तो प्रगतिवाद को देखा जाए तो मार्क्सवाद जिसकी पृष्ठभूमि है, जिस पर प्रगतिवाद खड़ी हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप ही प्रगतिवाद है। तब कहेंगे कि प्रगतिवाद में जो बातचीत हुई है अब तक वो लंबी हुई है। आज हम केवल बातचीत करेंगे इसमें प्रगतिवाद में। एक बहुत बड़ी बातचीत इस पे है कि प्रगतिवाद के जो बड़े विद्वान हैं, जैसे मार्क्सिज्म को एडॉप्ट करने वाले, मार्क्स को अपनाने वाले जो लोग हैं, विद्वान हैं, उनका कथन है, उनका मतलब विचार है कि मार्क्सिज्म को जब आप अपनाते हैं तो आप साहित्य की रचनाएं कल्पना में न करें। जैसे आप जानते हैं, ऐसे मैं किसी के आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आपको यथार्थ से अवगत कराना भी मेरा कर्तव्य है। तो मैं कह रहा हूं कि आप रामायण हिंदू की बड़ी रचना है, जिसको तुलसी को कहा जाता है कि अनपढ़ गंवार भी कहते हैं कि गोसाई जी कहत रहें, आप सुने होंगे। और एक है महाभारत, तुलसी, ये व्यास की रचना है। तो अब देखेंगे आप कि ये तुलसी और व्यास की रचनाओं पर जितनी भी बातचीत हो जाए, लेकिन अंत बातचीत यही आकर रुकेगी कि यथार्थ नहीं बल्कि काल्पनिक रचना है। बातचीत यहीं आके रुकेगी। उसमें आदर्शता है, नैतिकता है, प्रेम है, सौहार्द है, सब कुछ है, लेकिन अंतिम बात यही होगी कि ये सारी रचनाएं काल्पनिक है, कल्पना पर आधारित है। मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू की आस्था पर चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि ये दोनों रचनाएं जो कि हमारे साहित्य की दृष्टि से बड़ी रचना है,
इसमें बहुत कुछ सीखने को है, ज्ञान है, बहुत विवेक है, आदर्श है, सहनशीलता है, दुख को झेलने की शक्ति है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अंतिम विकल्प पर हम आते हैं और कहते हैं कि यह काल्पनिक है। तो कल्पनाओं में जो चीज़ें मौजूद है वो प्रगतिवाद एक्सेप्ट नहीं करता, अर्थात उसको स्वीकार नहीं करता, उसको वो नकारात्मक दृष्टि से देखता है और वो कहता है कि जो यथार्थ है उसकी चित्रण आप करें, जो सच है वही आप कहें, सच को ही कहें तभी सही है, वरना कुछ भी सही नहीं है। तो आप देखते होंगे कि प्रगतिवाद की रचनाएं यथार्थ से भरी हुई है, यथार्थता उसमें मौजूद है। वो आप उसकी सौंदर्यता को लेकर देखिए तो वो कभी भी स्त्री की उस सौंदर्यता का वर्णन नहीं करता कि स्त्री के बाल बड़े हैं तो आँखें बड़ी हैं और ये सुंदर है क्या है, नहीं। प्रगतिवाद में स्त्री वही अच्छी है, या पुरुष की बात तो नहीं कर रहा हूँ, स्त्री के सौंदर्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं भारत में सौंदर्य का बड़ा महत्व है और सौंदर्य का मापदंड स्त्रियों पर तय किया गया। तो स्त्री का जो सौंदर्य दिया, उसने कहा कि वह स्त्री जो मेहनत कर रही है और मेहनत कश स्त्री जिसके बालों से पसीने टपक कर गालों तक आ रही है, वो मोती की झड़ी लग रही है। आप निराला को पढ़ रहे होंगे, तोड़ती पत्थर में। तोड़ती पत्थर प्रगतिवाद की एक बड़ी रचना है, मार्क्सिज्म से भरी हुई रचना है और उसमें इलाहाबाद के दोपहर में, जेठ की दोपहरी में वो स्त्री जो पत्थर तोड़ रही है और बिल्डिंग के झरोखों से स्त्रियां देख रही हैं, ये जो यथार्थ है, इस यथार्थ की रचना प्रगतिवाद में ही की जा सकती है, किसी और जगह स्थान नहीं दिया जा सकता। आप देखते हैं कि छायावाद तक कल्पना बहुत है, लेकिन कल्पना का विरोध, आप जानते हैं किसी भी चीज़ का जब अधिकता हो जाए तो उसका विरोध भी शुरू होता है, और जब विरोध शुरू होता है तो छायावाद तक आप कल्पना में आप डूबे हुए हैं। आप आगे जाकर देखिए कि प्रगतिवाद में कल्पना खत्म होती नज़र आ रही है और यथार्थ पर सारी रचनाएं की जा रही है। इसके लिए आप कभी भी देखें तो आगे मौजूद हैं, इसके लिए केदारनाथ अग्रवाल मौजूद हैं, नागार्जुन मौजूद हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, आपका और भी इसमें आप देखेंगे तो नरेश मेहता हैं, बड़े बड़े रचनाकार हैं जो शामिल हैं इसमें। शिवमंगल सिंह सुमन हैं, बहुत बड़े। रामधारी सिंह दिनकर को आप भूल नहीं सकते, आप पंत की कुछ रचनाओं को नहीं भूल सकते, निराला को नहीं भूल सकते। तो ऐसे रचनाकार, ये मैं भारत की बात बता रहा हूँ, विश्व लेवल पे अगली कक्षा में बातचीत होगी, लेकिन भारत के लेवल में रचनाओं में आप देखेंगे कि मार्क्सिज्म जब प्रवेश कर जाता है तो उस प्रवेश के बाद प्रगतिवाद की रचना होती है और प्रगतिवाद में ये सारे कवि और कथाकार जिसमें ये सारे मौजूद हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। शास्त्री जी आपको बहुत बड़े आप देखिए मुक्तिबोध हैं, बहुत बड़े रचनाकार, धर्मवीर भारती हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं। ये बहुत बड़े बड़े रचनाकार मार्क्स को लेकर के और यथार्थता पर जो बोध करते हैं, यथार्थ चित्रण करते हैं, ये बड़ी बात है। आप देखिए कि द्विवेदी युग तक आ जाए तो आप देखेंगे कि द्विवेदी युग तक सारी रचनाएं कहीं ना कहीं ईश्वर पर आधारित हैं। ईश्वर ही सब कुछ है, एक सुपर पावर है जिस पर व्यक्ति डिपेंड हो गया, माने आधारित कर लिया अपने आप को, केंद्र बिंदु है। लेकिन प्रगतिवाद ने ईश्वर की अवधारणा को समाप्त कर दिया। उसने कहा, जिसमें आप पढ़े होंगे, जो फ्रांस के विद्वान हैं नीस्थे ने कहा कि ईश्वर मर चुका है, मतलब ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई कर्म का फल नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है कि आपके किए की सज़ा है, या ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लोक प्रलोक, आत्मा परमात्मा, ये कुछ भी नहीं है। ये सब का विरोध कहाँ हो रहा है? प्रगतिवाद में। और प्रगतिवाद केवल एक चीज़ पर आधारित कर रहा है अपने आप को, और वो है यथार्थ। इसीलिए उसने मजदूरों की बातें कही, किसानों की बातें कही, असहाय, कमज़ोर, दलित और स्त्री की बातें कही। आप देखेंगे प्रगतिवाद के रचनाकार राम और कृष्ण की रचना नहीं करते, वो किसान की रचना करते हैं। घर लौट कर आया किसान, आप पढ़ रहे होंगे निराला को,
तोड़ती पत्थर पढ़ते होंगे निराला को, युगांत आप पढ़े होंगे पंथ का, आप पढ़े होंगे छिन्न हुआ भंगूर ये कैसा पीला पड़ गया पत्थर, आप पढ़ रहे होंगे, ये पंथ है। इसमें बड़े बड़े रचनाकार आप देखेंगे। आगे को आप शेखर एक जीवनी में पढ़ रहे होंगे। शेखर एक जीवनी में शेखर जो उसका नायक है वो पूरी तरह से अस्तित्ववादी को लिए हुए है, उसका अपना अस्तित्व है। वो समाज का विरोधी हो सकता है लेकिन उसका अस्तित्व अपना है। आप जानते हैं कि सुनीता जो जैनेन्द्र के उपन्यास की नायिका है, मृणाल जो जैनेन्द्र के उपन्यास की रचनाकार नायिका है, यशपाल की आप दिव्या पढ़ रहे होंगे जिसमें दिव्या है, ये सारे ऐसे रचनाकार हैं और नायक नायिका हैं जिसने मार्क्स को अपनाया और इसमें यथार्थ को स्वीकार किया। और जितने उस तरह के पुरानी चीज़ें थी जिस पर हम कहीं ना कहीं कल्पना में डूबे हुए थे, जैसे ईश्वर हैं, अब हैं ये हम देख नहीं रहे हैं, जो दिख नहीं रहा है वो सत्य नहीं है, ये प्रगतिवाद का मानना है। उसने कहा कि चेहरे का भाव ही बता देगा कि आपके हृदय में क्या है, उसका ये मत है। ये नहीं कह रहा है कि कल्पना में हम जिए, कल्पना से वो परे है, इसीलिए ईश्वर की अवधारणा समाप्त है। उसने भूत प्रेत अंधविश्वास कह रहा है कि जब आप अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं तो फिर ईश्वर हैं ये कैसे आधारित हो सकता है, ये तो पूरी तरह से विरोधाभासी बात है। इसलिए प्रगतिवाद की समीक्षा जब हम करते हैं और वो भी यथार्थवाद पे, तो स्थिति आती है कि उसने कहा कि आंदोलन, क्रांति, हिंसा, ये हो सकता है कि ये विचार मुझे या आपको पसंद ना आए, लेकिन मार्क्स ने यही कहा कि क्रांति करना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ पूंजीपति लोग जो बड़े अमीर लोग हैं वो गरीबों को सताएंगे ही, उसके लिए क्रांति आवश्यक है। इसीलिए उसने साम्यवाद की स्थापना की और आंदोलन ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब इसमें हिंसा भी अगर शामिल हो तो हो। आप ये भारतवर्ष में लाल सलाम पढ़ रहे होंगे, बशर्ते मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये हिंसात्मक आंदोलन हुआ मार्क्सिज्म को लेकर। आइए मैं इस पर कोई बातचीत नहीं करूँगा, एक केवल भूल सुधार करते हुए आज की कक्षा समाप्त करूँगा कि मैं कार्ल मार्क्स को बता दिया था कि ये इंग्लैंड के निवासी हैं। 1818 में जन्मे कार्ल मार्क्स, 1888 तक का इनका जीवन काल है। लेकिन ये भूल है मेरी, वो इंग्लैंड के नहीं बल्कि जर्मन के विद्वान हैं, जर्मनी के बड़े विद्वान हैं कार्ल मार्क्स, और उन्हीं के विचारधारा पर मार्क्सिज्म चला और उन्हीं की विचारधारा आज तक जीवित है, अमर है और रहेगा तब तक जब तक किसान परेशान है, मजदूर, असहाय, कमज़ोर, स्त्री और दलित दबे और कुचले जाएंगे, तब तक यह साम्यवादी व्यवस्था बनी रहेगी और मार्क्सिज्म जिंदा रहेगा। और जब मार्क्सिज्म जिंदा रहेगा तो कार्ल मार्क्स जिंदा रहेगा, कार्ल मार्क्स जिंदा रहेगा तो प्रगतिवाद की रचनाएं यूं ही होती रहेंगी और इसकी अमरता समाप्त नहीं होगी। आज की बातचीत इतना ही, आगे बातचीत कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।